नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान में इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट ओवर नेचुरल इन्वायरमेंट पर चर्चा करेंगे। यह बीएससी तिथि वर्ष भूविज्ञान विषय के प्रश्न पत्र द्वितीय का टॉपिक है। हम विभिन्न गतिविधियों को विभिन्न स्लाइड के माध्यम से क्रमशः वर्णन करेंगे और उसके प्रभाव का भी साथ में चर्चा करते चलेंगे। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की सुविधा के लिए प्रत्येक स्लाइड में व्याख्यान का जो प्रमुख बिंदु हैं उनको अंग्रेजी में दर्शाया गया है, जिससे उनको भी अपना सब्जेक्ट या विषय प्रिपेयर करने में आसानी होगी। मनुष्य का वर्तमान स्वरूप लगभग 1 लाख वर्षों में हुए विकास का परिणाम है। मनुष्य के आगमन के पूर्व जीव जंतुओं की अनगिनत प्रजातियां एवं पादप जगत की लाखों प्रजातियां वनों के रूप में विद्यमान थीं। खनिजों, रत्नों, जल एवं प्राकृतिक सुंदरता से भरी इस धरती का पर्यावरण इस प्रकार संतुलित था कि मानव के सर्वांगीण विकास के लिए समस्त परिस्थितियां अनुकूल थीं। मानव बुद्धिमान था एवं पर्यावरण के समस्त संसाधनों का दोहन उसने अपने विकास के लिए करना प्रारंभ कर दिया। आइए हम उन सभी क्रियाकलापों एवं उसके प्रभावों की विवेचना करते हैं। प्रारंभिक चरण में आग पर नियंत्रण और उसका उपयोग करना, कृषि के लिए भूमि का उपयोग करना और समूह में रहने की सामाजिक धारणा ऐसे प्रमुख कारण थे जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करना प्रारंभ किया। धरा में प्रचुर वन संसाधन उपलब्ध होने के कारण सर्वप्रथम वन संसाधनों का ही उपयोग प्रारंभ हुआ। आग जलाए रखने के लिए एवं निवास के लिए सुरक्षित स्थान बनाने में इनका ही उपयोग हुआ। मृदा का उपयोग भी बर्तन बनाने के लिए प्रारंभ हो चुका था। Now come to the next point. Expansion of farming and expansion of commune system are the major activities which adversely affect the environment. वास्तव में खेती की मूलभूत आवश्यकता एवं सामाजिक सुरक्षा की भावना ने ही मानव को समूह में रहना सिखाया। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, साथ में सभ्यता का भी विस्तार होने लगा। अनेकों सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होने लगा। मनुष्य जब समूह में रहने लगता है तो उसे विभिन्न अपने क्रियाकलापों के लिए विभिन्न संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई। अब तक मानव ने धातुओं का उपयोग सीख लिया था अतः उद्योगों की बुनियाद पड़ चुकी थी। खनिजों की प्राप्ति के लिए खनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, यात्राएं प्रारंभ हो चुकी थी। इन सभी विकास की प्रक्रिया में पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होने लगा। वनों के उपयोग के साथ साथ उनका विनाश भी होने लगा, जिससे भूमि का अपरदन होने लगा। साथ ही वायु एवं जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी। अब हम यह देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल क्या है। फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस आते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के पृथ्वी की सतह के नीचे अपघटन से बनते हैं। औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रेल, विभिन्न प्रकार के वाहन, वायुयान आदि को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होगी। यह पेट्रोल डीजल हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। विद्युत उत्पादन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखा जाए तो सभी गतिमान मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फॉसिल फ्यूल की अत्यधिक मात्रा लगातार जलाई गई है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की खपत से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती हैं, जो कि वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इन ईंधन के जलने से ग्लोबल कार्बन साइकिल भी अत्यधिक प्रभावित होता है, क्योंकि जो कार्बन की मात्रा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के रूप में एकत्रित थी, वह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि के रूप में उत्सर्जित होती है, जिससे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जिससे पृथ्वी की ऊष्मा वायुमंडल में वापस विकिरणित नहीं हो पाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का संकट खड़ा हो गया है।
इस स्लाइड के माध्यम से हम आज की ज्वलंत समस्या जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा करेंगे, जिसने पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके सामने सभी कार्य योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। जनसंख्या का प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर 3 तरह से पड़ता है। पहला, ओवर कंजम्पशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। It is a situation where resource use outpaced the sustainable capacity of the ecosystem. अर्थात यह वह स्थिति होती है जिसमें किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के अंदर उपस्थित संसाधन के लगातार दोहन से वह तंत्र के पुनर्उत्पादन की क्षमता से बाहर हो जाता है। अर्थात प्राकृतिक उत्पादन की तुलना में दोहन अधिक हो रहा होता है। धीरे धीरे उस संसाधन की कमी होने लगती है और वह विलुप्त भी हो सकता है। जैसे औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों के अत्यधिक दोहन से वे विलुप्त होने के कगार पे हैं। दूसरी ओर पशु पक्षियों के अंधाधुंध शिकार से कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे हैं। यही स्थिति भूमिगत जल के संबंध में भी है। इसके स्रोत असीमित नहीं है एवं हमें सतही जल के साथ इसके उपयोग को संतुलित करना होगा। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये स्रोत एग्जॉस्टेबल होते हैं, जिसमें खनिज प्रमुख रूप से आते हैं। मांग बढ़ने के कारण खनिजों का दोहन तीव्र गति से किया जा रहा है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस धरती पर खनिज दोबारा नहीं बनेंगे। इनका दोहन दूरदर्शिता के साथ योजना बनाकर करना होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हम खनिज शून्य पृथ्वी छोड़कर जाएंगे। तीसरा, शहरी क्षेत्रों के असीमित विस्तार के कारण भूमि का उपयोग परिवर्तित होता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण इसका विस्तार आवश्यक हो गया है। इसलिए हरित भूमि का क्षेत्र धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल में बदलता जा रहा है। इसका दुष्परिणाम पर्यावरण पर तो पड़ेगा ही। यहाँ हम कृषि और औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव को समझेंगे। हरित क्रांति के साथ कृषि उत्पादन में प्रचुर मात्रा में वृद्धि हुई। इसके लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं का, जिसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होते हैं, अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया गया। रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से भूमि की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति में कमी होने लगी। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से कीट पतंगे समाप्त होने लगे, जिससे प्राकृतिक रूप से होने वाले परागण में कमी होने लगी। इन सब बातों का पारिस्थितिक तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जल में प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक हो गई। फलों एवं सब्जियों के द्वारा रासायनिक खाद एवं कीटनाशक हमारे शरीर में भी पहुंचने लगे। यह कैंसर जैसी बीमारियों का प्रमुख कारण बना। अच्छी बात यह है कि हम पुनः ऑर्गेनिक खेती की ओर वापस लौट रहे हैं। दूसरी ओर आधुनिक औद्योगिकीकरण के कारण जो औद्योगिक कचरा निकलता है वह पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। यह जहरीला, ज्वलनशील, क्षरण करने वाला या रेडियोधर्मी भी हो सकता है। औद्योगिकीकरण से वायु, मृदा एवं जल प्रदूषण भी अत्यधिक होता है। उद्योगों के प्रदूषण से समुद्र भी अब अछूते नहीं रहे हैं। कुछ उद्योगों से ऐसे नए रासायनिक पदार्थ वातावरण में उत्सर्जित होते हैं जो पहले नहीं थे। खनिज आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल माइनिंग के द्वारा ही आता है। खनन प्रक्रिया में भूमि का क्षरण होता है, मृदा नष्ट हो जाती है, वनों का विनाश होता है, भूमिगत जल का स्तर भी अत्यधिक नीचे चला जाता है। इस तरह से पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान होता है और वह प्रभावित होता है। अब जिस बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं वह है हमारी जीवन शैली। आज की हमारी जीवन शैली सुविधा भोगी एवं इच्छाओं से भरी हुई है और इसका प्रभाव समग्र रूप से पड़ता है। समाज के हर वर्ग में आज सुविधाएं एवं अपनी इच्छाओं को पूरा करने की होड़ लगी है, जिससे हमारे संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर नहीं समझ पा रहे। विभिन्न उत्पादों के मार्केटिंग के तरीके और स्टेटस बनाने के मनोविज्ञान से प्रभावित होकर हम उन सभी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं जो हमारी आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में तो रोज नित नए उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं। सेल फोन, टीवी आज लगभग हर व्यक्ति की पहुंच में है, लेकिन नए मॉडल लेने की हमारी इच्छा समाप्त नहीं होती। एक ओर तो यह प्रत्यक्ष रूप में विकास का प्रमाण है, परंतु परोक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक कचरा आज प्रदूषण की सबसे बड़ा कारण है। एयर कंडीशनर के लगातार उपयोग से घर के अंदर या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल के अंदर तो तापक्रम कम हो जाता है, परंतु बाहर का तापक्रम हम कृत्रिम रूप से बढ़ा देते हैं। यह सामान्य अनुभव की बात है।
यदि उस क्षेत्र में हम जाएं जहां लगभग हर घर में एसी लगे हों, तो उस क्षेत्र का बाहरी तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा होगा। विद्युत की मांग तो बढ़ेगी ही और उसके उत्पादन से जुड़ी पर्यावरण समस्या और गंभीर होगी। प्रिय छात्रों, इस पूरे विश्लेषण के पश्चात यह बात स्पष्ट है कि सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में प्रकृति के साथ हमारा तालमेल बेहतर था। हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन या ओवर कंजम्पशन की स्थिति में नहीं थे। हम प्रकृति से उतना ही ले रहे थे जितना वह पुनः आसानी से हमें दे सके। हमारी नासमझी, लालच एवं विकास की अवधारणाओं ने हमें आज बहुत ही चिंताजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। आप युवा हैं, देश का भविष्य आपकी सोच पर निर्भर है। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहूंगा जिस पर अवश्य विचार करिए। पहला, क्या हम अपनी शैली में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात जीवन शैली में, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारी जा सके? क्या हम अपने वाहन को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे समूह रूप में त्वरित आवागमन हो सके? तीसरा, क्या हम अपनी आमदनी का एक हिस्सा प्रदूषण नियंत्रण के लिए खर्च कर सकते हैं? चौथा, क्या हमारा समाज जनसंख्या नियंत्रण के लिए तैयार है? पांचवा, क्या हम अधिकतम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के स्थान पर न्यूनतम साधनों के साथ जीवन यापन करने के लिए तैयार हैं? यदि आपका उत्तर सकारात्मक है तो निश्चित ही एक स्वस्थ पर्यावरण के साथ बेहतर भविष्य सामने है। परंतु यदि इन सवालों के जवाब सकारात्मक नहीं हुए और हम स्वयं आगे बढ़कर अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, तो यह पर्यावरण केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनकर रह जाएगा या गोष्ठियों का विषय। आज की परिस्थिति में यह बात और भी प्रासंगिक है। कोविड-19 के संक्रमण ने हमें वे सभी बातें सिखा दी हैं जिसे हम नहीं कर पा रहे थे। हमने अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करना सीखा है, सीमित साधनों में काम चलाना, आवश्यक और अनावश्यक साधनों में अंतर करना सीखा। इसका प्रभाव भी पर्यावरण पर दिखाई पड़ रहा है। आज प्रदूषण अपने न्यूनतम स्तर पर है। जालंधर से हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाई देने लगी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता जीने लायक हो गई। यमुना नदी गंदे नाले से साफ नदी में बदल गई। हरिद्वार में गंगा का पानी पीने लायक हो गया। रातों को आसमान में तारे दिखाई देने लगे। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ने लगी। यह सब हमें बड़ी कीमत चुकाने के बाद मिल रहा है। भविष्य में इससे सबक लेकर विकास की नई परिभाषा गढ़ने में मदद मिलेगी। क्या ही अच्छा हो यदि हर पंचवर्षीय योजना के पश्चात पूरी तैयारी एवं योजना बनाकर लॉकडाउन हो, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता पुनः सुधारी जा सके। हो सकता है विकास की दर कुछ कम हो जाए, परंतु मनुष्य के स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता की बलि देकर तो विकास नहीं किया जा सकता है। ऐसा होता तो भूटान जैसा छोटा और अविकसित देश प्लेजर इंडेक्स में नंबर 1 पर नहीं होता। धन्यवाद।